वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल हुज नेम इज़ यूके साथी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, इस लेक्चर में हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे कुछ स्पेशल फंक्शंस की। हमारे मैथमेटिक्स में रिलेशन फंक्शन में कुछ टाइप के फंक्शन होते हैं जिनको हम पहले से अगर पढ़ लें तो आगे जान के बहुत आसानी से हम उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपका 12th क्लास में हुआ या फिर हायर क्लासेस में हुआ, तो उसमें ये फंक्शंस यूज़ में आते हैं। चलिए, पहला जो फंक्शन है, अब ये कौन है? ये है एक व्यक्ति जो मिरर में देख रहा है। अब मिरर में क्या देखेगा? देखो, मिरर में जो भी चीज़ देखोगे वही आपको दिखेगी। कहने का मतलब जो भी मिरर के सामने होगा वही उसके पीछे दिखेगा, यानी कि जैसा है वैसा ही दिखेगा। इधर साइड अगर ये कैसा है वैसा ही अंदर भी दिखेगा, यानी कि ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो जिस तरह से दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में या फिर फ्रंट में, उतना ही आपको बैक में दिखेगा। तो इसी फंक्शन का नाम है आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि एक ऐसा फंक्शन कि आप जो भी इनपुट में डालेंगे वही आपको आउटपुट नज़र आएगा। यानी कि आपने अगर इसमें 2 डाला है तो 2 निकल के आएगा बाहर, 3 डाला है तो 3 निकल के आएगा बाहर, अल्फ़ा डाला है तो अल्फ़ा निकल के आएगा, बीटा डाला है तो बीटा निकल के आएगा। यानी कि जो भी आपने एलिमेंट अंदर डाला इस फंक्शन के, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो भी आपका वही एलिमेंट आएगा, कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। यानी कि इस फंक्शन को हम इस तरह से डिनोट करेंगे f(x) = x, यानी कि ये जो आपका इनपुट है जो मैंने डाला वही मेरा रिज़ल्ट में आया। कहने का मतलब इसी फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं जब हमारा डोमेन रेंज के इक्वल हो। अब इसका अगर मैं छोटा सा एक सेट नोटेशन दिखाऊं आपको, कि जैसे एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। दूसरा सेट है, इसमें भी एलिमेंट 1 2 3 5 हैं। और अगर हमारा f जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है, तो अभी मैंने आपको बताया कि 1 जो है वो 1 पे मैप करेगा, 2 जो है वो 2 पे मैप करेगा, 3 जो है वो 3 पे मैप करेगा, सिमिलरली 4 जो है वो 4 पे मैप करेगा, 5 जो है वो भी आपका 5 पे मैप करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट आपका डोमेन में है वही आपका रेंज में है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम कह सकते हैं कि डोमेन जो है वो रेंज के इक्वल होता है। ठीक है। जैसे कि इसका अगर मैं ग्राफ के बारे में बात करूं, तो ग्राफ देखो मैंने यहाँ पे इस तरह से डिनोट करा है कि अगर आपने देखो यहाँ पे 1 डाला है तो आपको इसकी इमेज भी 1 मिली है। ऐसे अगर आपने 2 डाला है तो इसकी इमेज भी आपको 2 ही मिली है। लाइक वाइज ऐसे अगर आपने 4 डाला है तो इस पर अगर आप जाइए तो इधर भी आपका 4 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट आपने x लिया वही आपका y हो जाएगा। अगर हमारा y = f(x) है तो, यानी कि f(x) को अगर मैं y से डिनोट करूं तो जो वैल्यू मैंने x की ली है वही आपकी y की आएगी। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होता है। अब इसके अगर डोमेन और रेंज की बात करें, तो लेट से कि डोमेन आपने कोई a लिया है तो रेंज भी क्या आ जाएगी a। ऐसे ही अगर आपने a ना लेके सपोज़ b ले लिया या फिर कोई रियल नंबर ले लिया या नेचुरल नंबर ले लिया, तो मैंने आपसे कहा अभी कि जो भी रियल नंबर है वो खुद पे मैप करेगा। यानी कि अगर यहाँ पे सपोज़ 1 है तो इधर भी 1 आ जाएगा, इधर 1.5 है तो 1.5 आ जाएगा। कहने का मतलब जो भी इसका डोमेन होगा वही इसकी रेंज होगी। यानी कि डोमेन और रेंज दोनों ही सेम होते हैं। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही यहाँ पे सेम है। कहने का मतलब डोमेन जो लिखेंगे वही आपकी रेंज होगी, क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इन समराइज अगर हम करें तो डोमेन और रेंज जहाँ इक्वल होते हैं वही आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है। या फिर और थोड़ा स्पेसिफिकली बोलूँ तो डोमेन और रेंज इक्वल होते हैं आइडेंटिटी फंक्शन में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक कांस्टेंट फंक्शन। अब ये कांस्टेंट फंक्शन क्या है? तो जैसा जिसका नाम है वैसे ही उसका काम है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपका जैसा काम होता है उसी के अकॉर्डिंग हम नाम रख देते हैं। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन में हमने बात करा तो एक व्यक्ति को खुद की आइडेंटिटी से जोड़ रहा है। तो आइडेंटिटी मतलब कि जैसा दिख रहा है वैसा ही वो है। जैसे आप अगर आइडेंटिटी की बात करें तो अपनी आइडेंटिटी क्या देते हैं? आप आधार नंबर दे सकते हैं या फिर आप क्या हैं वो बता सकते हैं, यानी कि जो आप एक्चुअल में हैं वही आपकी आइडेंटिटी है। ऐसी मैथमेटिक्स में है। ठीक है। अब कांस्टेंट फंक्शन की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट फंक्शन में जैसा इसका नाम है वैसे ही देखो इसका काम है। कांस्टेंट मतलब सब चीज़ कांस्टेंट। अब सब चीज़ कांस्टेंट में क्या रहेगा? जैसे एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं कि सपोज़ मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि मेरे पास सपोज़ 4 व्यक्ति हैं। उन 4 व्यक्तियों से मैंने क्वेश्चन पूछा कि आप ज़रा मुझे अलग अलग लिख के बताइए या फिर बोल के बताइए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं। ठीक है। अब देखो सबके आंसर्स क्या क्या आएंगे। पहले का आंसर भी देखो 26 आएगा,
दूसरे का भी 26 आएगा, तीसरे का भी 26 आएगा और ये चौथा बैठेगा, इसका भी आपका 26 आएगा। क्योंकि देखो सबको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके 26 लेटर्स होते हैं। यानी कि मैंने क्या करा, एलिमेंट्स देखो अलग-अलग लिए, डोमेन का एक एलिमेंट ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया और एक ये वाला ले लिया। 4 अलग-अलग व्यक्तियों को मैंने डोमेन के एलिमेंट बनाए। लेकिन सबकी जो रेंज आ रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आ रही है 26। कहने का मतलब ये है कि जब सारे के सारे एलिमेंट सिर्फ़ एक ही एलिमेंट से जुड़ने लगे, तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि f(x) इज इक्वल टू सम c, यानी कि आप जो मर्जी चाहें वो x आप डाल लीजिए। आप इसके अंदर कोई सा भी x डाल लो, चाहे 1, 1.5, 2, 3, लेकिन इस फंक्शन के द्वारा वो x जो होगा वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से मैप होगा, ये c। और c क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कोई एलिमेंट हो सकता है, जो भी आप समझना चाहें। यानी कि 1 को अगर करा तो सपोज अगर c से c का नंबर सपोज 3 ले लें तो 1 3 पे मैप हो गया, 2 भी 3 पे मैप होगा, 3 भी 3 पे मैप होगा, 4 भी 3 पे मैप होगा। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स आएंगे अब वो सारे के सारे 3 पे मैप होते चले जाएंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक ही एलिमेंट पे मैप हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो आप आराम से समझ भी सकते हैं कि डोमेन में जैसे x1 एलिमेंट है, x2 एलिमेंट है, x3 एलिमेंट है, ऐसी एंड सो ऑन आपके बहुत सारे एलिमेंट हैं। लेकिन मैंने क्या करा, अभी फंक्शन डिफाइन करा था कि f(x) इज इक्वल्स टू c, यानी कि c कोई भी एलिमेंट मान लिया था मैंने। कहने का मतलब देखो x1 भी आपका c से मैप हो गया, x2 भी c से मैप हो गया, x3 भी c से मैप हो गया, ऐसे जितने एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे c से मैप हो जाएंगे। कहने का मतलब वही हुआ कि जब सारे के सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जुड़ जाएं तो वो है एक कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब जैसे इसका अगर आप ग्राफ भी देखना चाहें तो ग्राफ भी देख सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया y इक्वल टू c, या y इक्वल टू मैं f(x) मान लेता हूँ। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि कोई भी आप f(x) को y कंसीडर कर लीजिए। ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि हम कार्टेशियन सिस्टम बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो x और y में हम बहुत ज़्यादा आसानी महसूस करते हैं, इसलिए हम y इक्वल टू f(x) मान लेते हैं, वरना आप इस y की जगह कुछ और भी मान सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप मैपिंग, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हो तो आप समझ पाएंगे कि अगर ये 0 है आपका, इस पर अगर आप मैपिंग देखें तो ये c होगा, 1 है तो ये भी c है आपका, 2 है तो इस पर अगर आप देखें तो ये भी c है, 3 है तो इस पर c है, 4 है ये इस पर c है, ऐसे अगर आप -2 देखें तो इस पर c आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका कांस्टेंट फंक्शन होता है तो वो हमेशा आपका x एक्सिस के पैरेलल आएगा, पैरेलल टू x एक्सिस। यानी कि देखो x एक्सिस आपकी ये है पूरी और इसके पैरेलल ऊपर ब्लू वाली लाइन आ रही है। तो आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि जो भी आपका कांस्टेंट फंक्शन है उसके ग्राफ में हमेशा एक ऐसी लाइन आएगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब चाहे ऊपर हो, नीचे हो, कहीं पे भी हो सकती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। इतना पता है कि एक कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि लाइन आपकी पैरेलल आ रही है। ठीक है, अगले अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये है मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन क्या है, इसका भी वही है। ये मॉडुलस फंक्शन को हम नॉर्मली सिर्फ इतना बोलते हैं मॉड फंक्शन। नॉर्मली हम लेमन लैंग्वेज में इतना बोलते हैं कि ये आपका मॉड फंक्शन। मॉड बोलो या फिर मॉडुलस बोलो, दोनों काम एक ही है। अब मॉडुलस फंक्शन में देखो क्या है, ये पिक्चर अब क्या है। अब देखो पिक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है, ये आप अगर सीन समझ पाएँ तो जिसने भगवद गीता के बारे में पढ़ी है, श्रीमद् भगवद गीता जी, इनके बारे में अगर पढ़ी भी नहीं है, सुना भी है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि क्या है। एक छोटी सी स्टोरी मैं बताता हूँ, एक मिनट का टाइम लेके, कि तब आप आराम से समझ पाएंगे कि मॉडुलस फंक्शन है क्या और मैंने क्यों इस पिक्चर को यहाँ पर अटैच करा है। हुआ क्या था कि रणभूमि में जब अर्जुन, जो एक महान योद्धा हैं या रहे हैं हमारे हिस्ट्री में, पूरे इतिहास में, तो जब रणभूमि में आए थे तो उन्होंने जब अपने विरुद्ध अपने परिजनों को देखा था, यानी कि अपनों को देखा था, उनके गुरु थे, उनके भाई थे, उनके दादा थे, जितने भी उनके अपने थे वो सारे के सारे उनके अपोजिट में खड़े हुए थे। तो उनका जो मनोबल है, यानी कि उनका जो मोटिवेशन है उनको युद्ध करने का, वो आपका बिल्कुल डाउन हो गया था। मतलब आप ये समझिए टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी हो गया था। जो उनका मोटिवेशन है वो आपका माइनस इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा था। तब उस केस में हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने अर्जुन को एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया था, जो आज के युग में या फिर उस वक्त के युग में भी श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानी जाती है। यानी कि मॉड का फंक्शन भी यही है कि जितना भी नेगेटिव पार्ट है उसको सबको पॉजिटिव करना। पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी का मनोबल जरा सा भी डाउन हो रहा है तो हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो अवेलेबल है। यानी कि उसको उठाने के लिए, उसका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, उसको करेज प्रदान करने के लिए उनकी बातें ही काफ़ी हैं।
यानी कि मॉडुलस फंक्शन इज़ जस्ट लाइक भगवान श्री कृष्ण कि मॉड फंक्शन जो होता है आपका, वो जितनी भी नेगेटिविटी उन सबको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मॉडुलस फंक्शन और कुछ नहीं, एक ऐसा फंक्शन है कि जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव तो हैं ही हैं, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज़ को भी वो पॉजिटिव कर देगा। बात समझ में आई? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इनपुट और अगर हम आउटपुट में देखें, सपोज ये आपका मॉड फंक्शन है, ये आपका मॉडुलस फंक्शन है, तो आप इनपुट में कोई सी वैल्यू दें, आउटपुट में हमेशा पॉजिटिव आएगी। जैसे कि अगर मैं सपोज -2, तो जैसे ही -2 इस मॉड फंक्शन में जाएगा, हमेशा आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि 2। लाइकवाइज अगर आप -2.5 ले लीजिए, तो वो भी जब ये मॉड में जाएगा तो डेफिनेट वैल्यू आपका 2.5 देगा। ऐसे आप अगर प्लस का 3 देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव तो है ही, तो पॉजिटिव ही निकलेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि अगर कोई पॉजिटिव वाला बंदा है जिसमें पॉजिटिविटी भरी हुई है और वो भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाए, तो वो जब लौट के आए तो उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी हो, ऐसा कदापि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो पॉजिटिविटी के एक साक्षात स्वरूप हैं, सबसे बड़े मोटिवेटर हैं। तो जब सबसे बड़े मोटिवेटर हैं, तो जो ऑलरेडी मोटिवेटेड है तो वो तो और अच्छे से रहेगा, यानी कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मॉड फंक्शन क्या करता है, सिर्फ इतना काम करता है कि नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर देता है, बाकी पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं करता है। ठीक है, यानी कि अब इस मॉड फंक्शन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, f(x) = a mod x। ये जो दो आपके लाइन दिख रही हैं, वो किसी भी फंक्शन के जब आप आगे पीछे लगा दोगे तब वो फंक्शन आपका कहलाएगा mod x। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें mod 2x - 3, तो ये एक अलग फंक्शन है 2x - 3। अब बाहर से जो मैंने एक पीछे से लगाया और एक आगे से जो आपके दो लाइन बनाते हैं, ये दो लाइन ये डिनोट कर रही हैं कि अंदर कुछ भी हुआ लेकिन आउटपुट हमेशा ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि अगर अंदर -3 भी आया तब भी आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं ले लूँ इसी फंक्शन को, जैसे अगर आप मान लीजिए x = 2 पे कंप्यूट करें, तो कितना आएगा, 2 × 2, x की जगह 2 लगा दीजिए, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होती है, तो 2 × 4 - 3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ तो पहले से ही पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं सपोज x = 0 ले लूँ, लेट्स से कि x = 0, तो लगाइए आप देखो 2 × 0 - 3, तो पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई, तो 0 - 3 विच इज़ -3। लेकिन एक मिनट बाहर निकलने से पहले ये मॉड से गुजरेगा, यानी कि भगवान श्री कृष्ण उसको मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो नेगेटिविटी नहीं रहेगी, और नेगेटिविटी नहीं रहेगी इसका मतलब ये है कि जैसे ही इस पर ये मॉड साइन लगेगा वो अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव करेगा। ठीक है, अगला अगर हम देखें तो मॉड फंक्शन को ब्रेक कैसे करते हैं, तो मॉड फंक्शन को ऐसे ब्रेक करते हैं कि अगर हमारा वही वाला फंक्शन था f(x) = mod x, अब इस फंक्शन को कैसे ब्रेक करेंगे, इस फंक्शन को आप इस तरह से ब्रेक करेंगे कि x अगर 0 से छोटा हुआ तो इसको हम -x लिखेंगे, और x अगर 0 से बड़ा हुआ तो आपका +x लिखेंगे। ये ब्रेक कैसे करते हैं, ये हम इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, उसमें आप लोग समझ जाइएगा कि किस तरह से हम किसी भी मॉड फंक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि f(x) जो है वो इस तरह से आपका ब्रेक होता है। ठीक है, यानी कि मॉड के प्लेस पर हम किस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, वो है आपका ये वाला फंक्शन। यानी कि आप चाहे रेड वाला फंक्शन लिखिए चाहे ग्रीन वाला फंक्शन लिखिए, मतलब दोनों का एक ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर इसका ग्राफ देखें तो फिर से मैंने देखो आपसे कहा कि अगर देखो 5 है तो 5 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 5 पे ही मैप होगा। 10 है, 10 भी 10 पे आपका मैप होगा। लेकिन देखो आप -5 है, -5 जैसे ही मॉड फंक्शन से गुजरेगा वो +5 हो जाएगा, यानी कि इसकी मैपिंग आपकी +5 से होगी। ऐसी -10 है, -10 भी जब मॉड फंक्शन से गुजरेगा तो आपका +10 हो जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ इसकी मैपिंग हो जाएगी। तो मॉड फंक्शन आई होप आप समझ गए होंगे कि मॉड फंक्शन क्या करता है, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मेन इंपैक्ट इसका नेगेटिव वैल्यूज़ पर ही रहता है, इसलिए हम नेगेटिव से डिफाइन करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट जैसे अगर आप इसकी मैपिंग करना चाहें तो देखो आप फटाफट से कीजिए कि -2 किस पे मैप होगा, 2 पे। 3 किस पे मैप होगा, पॉजिटिव में देखो कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही -7 अगर आप देखें तो +7 हो जाएगा। ऐसे ही आप -10 देखें तो +10 हो जाएगा। ऐसे ही आप 2.5 देखें तो ये तो खुद पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसे अगर -0.7 है तो ये आपका +0.7 रहेगा। तो आप देखो इस फंक्शन में देख पा रहे हो कि जितना भी नेगेटिव पार्ट है वो सारा का सारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करें वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमारे इस वीडियो का लास्ट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, इसको समझने से पहले आप ये समझिए एक एग्जांपल कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है एक दुकान में गए कपड़ा खरीदने। ठीक है, आपने पसंद करा, एक अच्छा सा कपड़ा आपने अपने लिए बनवाया, और उसके बाद आपने
पेमेंट काउंटर पे पेमेंट देने आप पहुँचे, ठीक है। वहाँ पे उसने पेमेंट बताया कि आपका जो पेमेंट बैठ रहा है वो 50 रुपये 22 पैसे बैठ रहा है, ठीक है। अब 50 रुपये 22 पैसे हैं, अब आप ठहरे पक्के कस्टमर, तो बोले ठीक है इससे कम तो करवा नहीं करवा है। तो 50 रुपये 22 पैसे की जगह आप नॉर्मली क्या करेंगे कि 22 पैसे को तो इग्नोर करेंगे, यानी कि जो डेसिमल पार्ट है उसको तो आप कह देंगे कि नहीं डेसिमल पार्ट हमें मत बताओ, सिर्फ आप एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। तो आप क्या करेंगे कि सिर्फ 50 रुपये बताएंगे कि भाई देखो 50 रुपये कमा लो मोटा मोटा, उसके बाद आप बार्गेनिंग करके जो भी आप वैल्यूज़ हैं वो उसको पे ऑफ कर देंगे। तो बेसिकली आपने क्या लगाया कि हमें कम करना है, जो भी डेसिमल अगर वैल्यू बता भी रहा है तो इसको तो बिल्कुल इग्नोर ही करना है, यानी कि उसको इग्नोर करके हमेशा कम करना है, ज़्यादा तो नहीं करना है, कम करना है। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी यही काम करता है कि जितना भी डेसिमल पार्ट है उसको तो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा 2.478, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से अगर ये वैल्यू गुजरेगी, ये सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर और फंक्शन ये, तो अगर ये वैल्यू इसके अंदर अगर आप इंजेक्ट करोगे तो जो आउटपुट मिलेगा आपको, मैंने आपसे कहा कि डेसिमल वैल्यू तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, इसका मतलब 4, 7, 8 कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको मिलेगा 2। लाइक वाइज अगर आप 3.999 ये भी अगर आप दें, तो वैसे तो अगर आप देखो इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 4 आएगा, लेकिन मैंने आपसे कहा कि जैसे ही आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालोगे, इनपुट अगर इसको बनाओगे तो आउटपुट आपको जितने भी डेसिमल वैल्यूज़ हैं उनमें से कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि ना 9 मिलेगा, ना ये वाला 9 मिलेगा, ना ये वाला 9 मिलेगा, सिर्फ आपको मिलेगा 3, यानी कि यही आपकी आउटपुट वैल्यू होगी। कहने का मतलब ये है कि आउटपुट वैल्यू हमेशा इंटीजर ही रहेगी, ये तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बात तय। अब उसके बाद क्या है, जैसे इसकी अगर हम मैपिंग करना चाहें तो क्या क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि बाहर अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो किसी भी फंक्शन के आगे पीछे, तो आप ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो आप देखिए मैंने आपसे कहा कि 2.5, भाई डेसिमल वैल्यू तो ये देगा नहीं, इसका मतलब ये रह जाएगा सिर्फ 2। ऐसे ही आपका 3.999, इसका मतलब डेसिमल वैल्यू देगा नहीं, यानी कि ये सिर्फ रहेगा 3। 24, इसमें डेसिमल वैल्यू है नहीं तो कोई बात नहीं, 24 ही रहेगा सिर्फ। 0.84, तो डेसिमल की जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी हट जाएंगी, सिर्फ आपका 0 रह जाएगा। माइनस का 0, माइनस का 1.8, माइनस का 0.8 और माइनस का 9.23। अब ये 3 वैल्यू ऐसी हैं नेगेटिव की जिसमें आप गलती करने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि आपने तो यहाँ पे सीख लिया कि डेसिमल तो लगाना ही नहीं है। अब अगर आप इसकी वैल्यूज़ देखेंगे कि -1.2 -1 रहेगा, -0.8 प्लस का 0 रहेगा, या माइनस का 0 लगा लो वो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 माइनस हो प्लस हो वो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर आपका -9.23 है तो आपका -9 हो जाएगा। आप ये वैल्यूज़ लिख देंगे फटाक से, है कि नहीं? क्योंकि जिस हिसाब से आपको सिखाया जा रहा है उस हिसाब से तो यही लिखना चाहिए, लेकिन जैसे ही आपने ये वैल्यूज़ लिखी तुरंत आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो ज़रा इस फंक्शन का नाम देखो, इस फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब नीचे वाले वर्ड को तो आप छोड़ दीजिए, सिर्फ आप ऊपर के 2 वर्ड पर फोकस कीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट मतलब बड़े से बड़ा, इंटीजर मतलब इंटीग्रल पार्ट, यानी कि कोई भी वैल्यू अगर आप लिख रहे हो तो उसमें बड़ी से बड़ी इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, यानी कि बड़ी से बड़ी इंटीजर वैल्यू क्या है। जैसे अगर हमने अभी पॉजिटिव वाले में बताया तो वो हम आसानी से कैसे समझ जाते हैं कि जैसे ये 0 लिया आपने, ये 1 लिया, ये 2 लिया, जैसे ये 3 वैल्यूज़ ले लेना है। और अभी मैंने देखो आपको एग्जांपल दिया था 2.5 या फिर 0.84 का, तो 0.84 का हमने यहाँ लिख दिया था, तो 0.484 अगर आप देखें तो यहाँ पे करीब आएगा 0 और 1 के बीच में, यानी कि 0.84 जो है वो 0 और 1 के बीच में है। कहने का मतलब ये 0 से बड़ा होगा और 1 से आपका छोटा होगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये 0.84 जो है वो इंटीजर तो देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, 0 से पहले -1 भी होगा, -2 भी होगा, और इस तरह से आपका -∞ तक चलता चला जाएगा। लेकिन मैं वो बड़े से बड़ा इंटीजर पूछ रहा हूँ जो इससे छोटा है, यानी कि ये जो एक्चुअल वैल्यू है इसमें बड़े से बड़ा इंटीजर क्या बनेगा। तो आप देखेंगे, देखो इंटीजर तो इससे छोटे बहुत सारे हैं, ये -2 भी है, ये -1 भी है, ऐसी -3 लिखोगे तो वो भी होगा इससे छोटा, लेकिन जो बड़े से बड़ा आपका इंटीजर आएगा वो आएगा 0, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा। ऐसे ही अगर आप देखो नेगेटिव वैल्यूज़ में बात करें तो नेगेटिव वैल्यूज़ में अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था -1.2 का, तो अगर आप -1.2 देखें तो यहाँ पे लोकेटेड होगा -1.2, यानी कि -1.2 जो है आपका वो -2 से तो बड़ा है
और -1 से छोटा है। यानी कि अगर हम -1.2 तक पहुँचे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि -2 से तो हम गुजर गए होंगे, -1 तक पहुँचे नहीं होंगे। इसलिए इसका जो मॉड है आपकी वैल्यू, वो लिखना -1 सरासर गलत है, क्योंकि ये वैल्यू आपकी -1 से छोटी है, बड़ी नहीं है। तो इसमें जो इंटीजर आएगा -1 वो इससे बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू हुई तो उसमें बड़े से बड़ा इंटीजर कौन सा है जो आपने पार कर रखा है। तो हमने यहाँ पे -2 पार कर रखा है। तो नेगेटिव वाले में अब रिजल्ट आप याद रखेंगे। नेगेटिव वाले में क्या रिजल्ट याद रखेंगे कि कोई भी आपकी नेगेटिव वैल्यू हुई, जैसे आपने -1.2 लिखा या माइनस का 6.27 लिखा या फिर आपका माइनस का 4.998 लिखा, कुछ भी आपने लिखा, इसमें जो आपकी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो इससे एक कम आएगी। ठीक है, यानी कि -1 से कम हो जाएगा -2। इंटीग्रल वैल्यू आप देखें तो यहाँ पे -6 है, -6 से कम हो जाएगा -7 और यहाँ पे -4 है तो -4 से कम हो जाएगा -5। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमेशा वैल्यू को कम करता है। यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो नाम भले ही ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन इसके जो आउटपुट हैं वो हमेशा छोटे ही आते हैं। तो जो भी वैल्यू है उसे आप छोटा कर दीजिए। अब आप आ जाइए, अब आप आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। कैसे? देखो आप ज़रा इसको अगर आप ध्यान से देखें, इसमें मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूँ, देखो अब देखिए, अब अगर आप देखो इस पर मैप करो तो कितना आएगा -1.2। अब आप समझ गए होंगे कि माइनस का है तो एक कम करना है तो -2 हो जाएगा। माइनस का 0.8 है तो -0.8 मतलब 0 से छोटा -1। ऐसे -9.23 तो -9 से आप छोटा देखो तो -10। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं उसको आप कम करते चले जाइए तो आपका आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो आप इसका ग्राफ अगर आप देखना चाहो तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ। अब इस ग्राफ को समझने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। क्या? वो ये कि जैसे कोई सीरीज़ ऑफ वैल्यूज़ लिखता हूँ, लेट्स से कि मैंने लिखा 0.2, मैंने लिखा 0.34, मैंने लिखा 0.831, मैंने लिखा 0.998, मैंने लिखा 0.99972। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज़ लिखी सपोज। अब देखो आप आंसर क्या क्या बताएंगे इनके। 0.2 है तो 0 पे मैप करेगा, ये भी आपका 0 पे मैप करेगा, ये भी 0 पे मैप करेगा, ये भी 0 पे मैप करेगा और ये भी 0 पे मैप करेगा। कहने का मतलब ये सारी वैल्यू जो हैं वो 0 पे मैप करेगी। ऐसी अगर आप ये बताएं 0.0001 तो ये भी आपकी 0 पे मैप करेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 1 तक के बीच में जो भी वैल्यूज़ हैं 1 से छोटी और 0 से बड़ी या बड़ा, वो सारी की सारी 0 पे आ रही हैं। लाइकवाइज अगर आप एक और चीज़ देखें कि अगर मैंने सपोज़ ये लिखा 1.2 या 1.753 या आपका लिखा 1.921 या आपका लिखा मैंने 1.832766 ये लिखा सपोज, तो इसमें आप क्या करेंगे कि 1.2 को 1 से मैप करेंगे, इसको भी 1 से मैप करेंगे, इसको भी 1 से मैप करेंगे, इसको भी आप 1 से मैप करेंगे। यानी कि ये सब के सब आपके 1 से मैप होते चले जाएंगे। कहने का मतलब ये होगा कि 1 से लेकर 2 तक की वैल्यू सारी 1 पे मैप हो रही है। ऐसे आप 2 से 3 के बीच में देखेंगे तो 2 पे मैप होंगी। यानी कि अब आप देखो ग्राफ समझने के काबिल है। कैसे? देखो इसको अगर ग्राफ को मैंने जूम करा तो देखो 0 से जो 1 तक की वैल्यू है वो सारी के सारी 0 पे मैप हो रही है। ऐसे आप देखो 1 से 2 तक की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी 1 पे मैप हो रही है। ऐसे अगर आप देखो यहाँ पे 2 से 3 तक की जो वैल्यूज़ हैं आपकी वो सारी 2 पे मैप हो रही हैं। यानी कि जितना भी आपका पार्ट है वो सब का सब आपका उस पे मैप होगा। ऐसे ही आप देखो 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में अगर आप यहाँ पे देखो तो 3 पे मैप हो रही है। देखो 3, यहाँ पे 2 आपका, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 है। यानी कि जितना भी आपका इंटरवल आ रहा है उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उस पर मैप हो रही है। ऐसे ही आप देखो नेगेटिव वाले मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आपका 0 से -1 के बीच में है आपका तो ये 0 पे मैप होगा, क्योंकि 0 से -1 के बीच में तो -1 पे मैप होगा। देखो आप यहाँ पे ऐसे ही आप -1 से -2 के बीच में देखें तो -2 पे मैप होगा। ऐसे ही -2 से -3 के बीच में देखें तो -3 पे मैप होगा। यानी कि अपने से छोटी वैल्यू पे ये लोग मैप कर रहे हैं। तो ये इस तरह से बनता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का पार्ट।
ठीक है। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो आपका इस तरह से होता है, ठीक है। इसको देखो, ये यहाँ पे ब्रेक ब्रेक हो रहा है बीच बीच में, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक ब्रेक आ रहा है, एक यहाँ ब्रेक आ रहा है, एक यहाँ ब्रेक आ रहा है। ऐसे ही अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ब्रेक आ रहा है, यहाँ पे भी ब्रेक आ रहा है। ये ब्रेक वाले जगह, यानी कि ये इंटीग्रल वैल्यूज़ पे ये डिसकंटिन्यूस होता है। खैर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि ये क्या होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, छोटी छोटी वैल्यूज़ ले लेते हैं और आप फटाफट से बताइएगा कि क्या करें। जैसे फॉर एग्जांपल 2.5 है, फॉर एग्जांपल माइनस का 2.8 है, ये दो अलग अलग वैल्यूज़ ले लें। अब 2.5 का अगर आप इंटीग्रल वैल्यू देखें, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब डेसिमल वैल्यू हट जाएंगी, तो 2.5 से छोटा इंटीजर आएगा आपका 2। ऐसी -2.8 है, तो माइनस का वैल्यू मैंने अब आपको बताया था कि कम हो जाते हैं, यानी कि -2 है तो -3 कर दीजिए। तो यहाँ पे ये गलती ना कीजिएगा कि इसको आप -2 लिख दें, ये गलत हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ अटैच होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज का जो सारा टॉपिक है वो कवर करा। अब आज के जो टॉपिक में हमने 4 फंक्शन को कवर करे थे। पहला आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा कांस्टेंट फंक्शन, तीसरा मॉड्यूलस फंक्शन और चौथा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये 4 फंक्शन अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये आजीवन जब जब आपके पास मैथ रहेगी तब तब आपके यूज़ में आते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।